वेलकम बैक। मनोविज्ञान की अगली क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन ने अधिगम के सिद्धांतों की बात की थी, आज और आगे बढ़ाते हैं इसको। और आज अपन पढ़ते हैं आशुबेल का अधिगम का सिद्धांत। ये आशुबेल का अधिगम का सिद्धांत है, वह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आशुबेल का अधिगम सिद्धांत क्या होता है और इसके क्या क्या एस्पेक्ट है। आशुबेल का अधिगम का सिद्धांत दिया था डेविड आशुबेल ने। ये नाम आपको याद रखना है। देखो, सब अधिगम सिद्धांत देने वाले व्यक्तियों के नाम और उसकी कोई बुक इंपॉर्टेंट हो तो उसको याद रखना है। आशुबेल का सिद्धांत डेविड आशुबेल ने दिया था और इस सिद्धांत को एक संज्ञा दी गई है, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसी सिद्धांत को आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है सी टेट में, ठीक है। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, यही आशुबेल का सिद्धांत है, वो आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। अब देखें इस सिद्धांत की सबसे बड़ी महत्ता क्या है। ये प्रश्न इस तरह से पूछा गया था, अधिगम के जितने भी सिद्धांत है वह उद्दीपक और उसमें होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करते हैं, जबकि आशुबेल का सिद्धांत है वह किस प्रकार की व्याख्या करता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीखते समय, अगर एक व्यक्ति सीखता है तो सीखते समय, एक व्यक्ति जब अधिगम कर रहा है या सीख रहा है तो व्यक्ति में उस समय, सीखते समय व्यक्ति में होने वाली प्रक्रिया का वर्णन, होने वाली प्रक्रिया का वर्णन करता है। मतलब यहाँ पे प्रोसेस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया कि उसमें कौन सा मेंटल प्रोसेस होता है। तो सीखते समय व्यक्ति में होने वाली प्रक्रिया का वर्णन करने वाला सिद्धांत ही हो गया आशुबेल का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है वो समझे। एक व्यक्ति जब भी कुछ सीखता है तो कहीं न कहीं पहले अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करता ही है। एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ पूर्व ज्ञान होता ही है, चाहे वह संज्ञान हो चाहे वह संवेदना हो, और यही पूर्व ज्ञान है वह व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचना कहलाती है। आशुबेल के अनुसार व्यक्ति का पूर्व ज्ञान है वह संज्ञानात्मक संरचना की श्रेणी में आता है। यही पूर्व ज्ञान है, उसमें सीखते समय व्यक्ति है वह हमेशा नए अनुभव जोड़ता जाता है। नए अनुभव जोड़ते हैं, इसमें नए अनुभव जुड़ने के साथ यही पूर्व ज्ञान है वह धीरे 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 नवीन ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। तो सीखते समय व्यक्ति है वह पूर्व ज्ञान में नए अनुभव जोड़ता है और नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, और यही नवीन ज्ञान का निर्माण है वह कहलाता है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण। तो यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ये ध्यान देना है कि आशुबेल ने आत्मसात्करण किसके लिए वर्ड यूज़ किया। सीखते समय व्यक्ति में होने वाली जो प्रक्रिया है वही कहलाती है आत्मसात्करण, और यही आत्मसात्करण है वह नवीन ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। नवीन ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। अब यहाँ समझे फिर एक बार इम्पोर्टेंट, आशुबेल का अधिगम का सिद्धांत वो सीखते समय व्यक्ति में होने वाली प्रक्रिया की व्याख्या करता है, और साथ में वह प्रक्रिया को क्या नाम दिया उसने, आत्मसात्करण की उसको उपमा दी थी। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है वह किस तरीके से नवीन व्यवहारों को सीखता है, यानी कि अधिगम किस प्रकार करता है। तो आशुबेल ने अधिगम के कुछ प्रकार बताए, अधिगम के प्रकार भी बताए और आत्मसात्करण के भी प्रकार बताए, लेकिन अपन पहले पढ़ेंगे अधिगम के प्रकार। आशुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए कि एक व्यक्ति किस किस तरीके से सीख सकता है। तो उसने 4 प्रकार की व्याख्या की थी कि अधिगम है वह 4 प्रकार का होता है। यह 4 प्रकार कौन कौन से हैं उनको बताया था। एक तो है रटकर अधिगम। रटकर अधिगम यानी कि बिल्कुल रट लेना, जिसको बोलते हैं रोट लर्निंग। अंग्रेजी में इतना अपन व्याख्या नहीं करेंगे। दूसरा है अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम, ये इसका दूसरा प्रकार है आशुबेल के अनुसार, जिसको बोलते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। नेक्स्ट आता है आपका, वह है अभिग्रहण अधिगम। अभिग्रहण अधिगम, ये इसका तीसरा प्रकार है। और चौथे प्रकार की उसने बात की थी वह है अन्वेषण अधिगम। अन्वेषण अधिगम। तो आशुबेल के अनुसार अधिगम कितने प्रकार का होता है।
आशुबेल के अनुसार अधिगम के 4 प्रकार होते हैं। यही 4 प्रकार उसने बताए थे रटकर अधिगम। अब एक एक की व्याख्या करेंगे। रटकर अधिगम का मतलब क्या हुआ? कोई भी विषय वस्तु है, आपके सामने कोई भी विषय वस्तु है, वह प्रस्तुत की जाए, उस विषय वस्तु को हूबहू रट लेना। हूबहू जैसा दिया हुआ है हूबहू रटना। अब इसमें बालक है वो बिना समझे इसको रट लेता है, उसको उसका अर्थ या भावार्थ बिल्कुल पता नहीं होता। इसके लिए आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट देखी होगी बिल्कुल मेरे हिसाब से। और इस 3 इडियट में चमत्कार वाला आपने देखा होगा। वो एक व्यक्ति होता है, वो अंग्रेजी बोलता है, हूबहू एक स्पीच है उसको रटता है, अर्थों पर ध्यान नहीं देता। तो यही कहलाता है रट कर अधिगम। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब है कोई व्यक्ति कोई विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को मानसिक तत्परता से, उसके दिमाग का उपयोग करता है, मानसिक तत्परता से उस विषय वस्तु को सबसे पहले तो समझता है। तो समझकर विषय वस्तु को मानसिक तत्परता के आधार पर समझकर सीखना, यही कहलाता है अर्थपूर्ण अधिगम। और इसी अर्थपूर्ण अधिगम को सबसे इम्पोर्टेंट माना था आशुबेल ने कि अधिगम का सबसे अच्छा प्रकार अर्थपूर्ण अधिगम है। अब अभिग्रहण अधिगम है, उसका मतलब क्या होता है? तो एक बालक के सामने वही कोई विषय वस्तु है, अब इस विषय वस्तु को उसे याद करना है। अब याद करना है, उस याद करने के लिए या फिर इस विषय वस्तु को आत्मसात करना है। इसको आत्मसात करने के लिए हो सकता है वह रट कर भी इसको आत्मसात करे या फिर इसको समझ कर भी आत्मसात करे। तो दोनों ही चीज़ें हैं, या तो रट कर या समझ कर, कैसे भी प्रकार से ग्रहण करे, वह कहलाता है अभिग्रहण अधिगम। तो अभिग्रहण अधिगम 2 मिलकर बना है, या नंबर 1 प्लस नंबर 2 दोनों को मिला दे तो ये बनता है नंबर 3, आइदर 1 और आइदर 2। तो रट कर समझे या समझ कर समझे, दोनों ही चीज़ें हैं। अब आता है अन्वेषण अधिगम। अन्वेषण अधिगम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी विषय वस्तु है, दी गई विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के अध्ययन कर एक नया संप्रत्यय विकसित करे। एक बालक नया संप्रत्यय विकसित करना, और नया संप्रत्यय विकसित करने के लिए वह बालक एक विधि का प्रयोग करता है जिसका नाम है आगमन विधि। आप जब शिक्षण विद्या पढ़ेंगे तो इसके बारे में ज़रूर आएगा। तो आगमन विधि द्वारा अगर एक बालक नया संप्रत्यय विकसित करता है तो यह नया संप्रत्यय विकसित करना कहलाता है अन्वेषण अधिगम। और इसी को भी इम्पोर्टेंट माना गया था आशुबेल के द्वारा। तो आशुबेल ने अधिगम के 4 प्रकार बताए। यह चारों प्रकार रटकर अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम, अभिग्रहण अधिगम और एक आता है अन्वेषण अधिगम। अब ये तो अधिगम के प्रकार बताए, लेकिन उसका जो मेंटल प्रोसेस होता है, एक बालक सीखते समय किन किन मानसिक प्रक्रियाओं से आत्मसात्करण करता है, तो इसके बाद उसने आत्मसात्करण के प्रकार बताए कि आत्मसात्करण कितने प्रकार से किया जा सकता है। आत्मसात्करण है वह भी 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है संयोगात्मक। संयोगात्मक का मतलब होता है विषय वस्तु को जोड़ के, या फिर पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान का उपयोग करके उनका संबंधों का पता लगाना। तो अपन कह सकते हैं एक बालक है, वह पूर्व ज्ञान के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करे और पूर्व ज्ञान के आधार पर उन सभी चीज़ों के मध्य संबंधों का पता लगाना या संबंधों को समझना, यह कहलाता है संयोगात्मक। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंधों का पता लगाना, ये संयोगात्मक आत्मसात्करण कहलाता है। दूसरा आता है अधीनस्थ। अधीनस्थ एक बार एक परीक्षा में पूछा गया था, इसको भी ध्यान रखें। सबऑर्डिनेट आत्मसात्करण, इसको अधीनस्थ अधिगम भी कहते हैं। एक बालक है, उसने कुछ पढ़ा, उसके पास कोई एक सामान्य नियम है, इस सामान्य नियम के आधार पर एक बालक है वह नया नियम निर्मित करता है। तो नया नियम निर्मित करने के बाद वह क्या करता है, एक नया नियम बना के उसे उपयोग में लेता है। जैसे कि एक सीधा सा उदाहरण है, आपने कहीं न कहीं पर्यायवाची शब्द सुने होंगे। पर्यायवाची शब्द, ये प्रश्न इस प्रकार समझे, पर्यायवाची शब्द होते हैं, उसमें मैं लिख देता हूँ जल,
अब जल के पीछे मैं दो शब्द लगा देता हूँ। एक तो हो गया ज ल ज, और एक मैं जल लिख रहा हूँ, उस जल में पीछे लगा देता हूँ जल, और जल के पीछे लगा देता हूँ मैं एक शब्द, वो हो गया आपका द। तो यहाँ दोनों शब्द समझें, ज ल ज और ज ल द। अब यहाँ एक सामान्य नियम बन गया कि जिसके पीछे ज लगा दिया तो ये हो गया से जन्म लेने वाला, या ज का मतलब शायद हिंदी में यही होता है, जन्म लेने वाला, और द का मतलब होता है देने वाला। तो पर्यायवाची शब्द में जल तो कॉमन है, लेकिन एक जल ज है और एक जल द है। जलज यानी कि जन्म लेने वाला, ये कमल हो गया, और जलद जल देने वाला, ये हो गया बादल। तो ये हो गया अधीनस्थ अधिगम। जैसे कि पानी के पर्यायवाची की बात करें तो ये हो गया जल, दूसरा हो गया नीर हो गया, और भी पर्यायवाची हो सकते हैं। लेकिन अधिगम अधीनस्थ जो आत्मसात्करण है उसकी विशेषता है कि कितना भी यह याद कर ले, लेकिन सामान्य प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। भले आपको कितने भी पर्यायवाची याद है जल के, लेकिन आपके घर पे कोई मेहमान आए तो आइए नीर पीजिए, ये नीर शब्द का उपयोग आप ज़्यादा नहीं करते हैं। सामान्य प्रचलित शब्द जल या फिर इसके लिए पानी शब्द का उपयोग करते हैं। तो यही कहलाता है अधीनस्थ आत्मसात्करण कहलाता है। इसके और भी उदाहरण कह सकते हैं, नीरज, नीरद, ये भी हो सकता है, अनुज, या फिर हो सकता है अग्रज। तो इस प्रकार शब्दों को सीख कर उसमें अंतर करना, यही कहलाता है अधीनस्थ आत्मसात्करण। अधीनस्थ आत्मसात्करण के बाद अगला आता है आपका, वह है सहसंबंधनात्मक आत्मसात्करण। सहसंबंधात्मक आत्मसात्करण। सहसंबंधात्मक आत्मसात्करण का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई एक सम प्रत्यय सीखा, वही सम प्रत्यय है, उस सम प्रत्यय को जानकर उस सम प्रत्यय में अपने अनुसार परिवर्तन कर देना, या परिवर्तन के बाद कह सकते हैं परिमार्जन कर देना। एक तो ये हो गया, किसी भी नया नियम नहीं है, यहाँ आप उसमें परिवर्तन कर रहे हैं या फिर उसे अपने जीवन में उपयोग में ले रहे हैं। तो अपने जीवन में उपयोग में ले रहे हैं तो ये भी संबंध हो गया। जैसे कि आप में एक शब्द है देश प्रेम। इस देश प्रेम को सुनते ही आपके दिमाग में आया कि जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है, ध्वज है या जो भी है, उनके प्रति सम्मान की भावना। लेकिन इसी के आधार पर अगर सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करने का अगर आप में दायित्व आ जाए या फिर भावना आ जाए, सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा का भी भाव उत्पन्न हो जाए, तो यह कहलाता है सहसंबंधात्मक आत्मसात्करण। देश प्रेम पहले इससे संबंधित था, लेकिन आप देश की हर वस्तु की रक्षा या प्रेम करते हैं, तो वह हो गया सहसंबंधात्मक आत्मसात्करण। और अंतिम जो बताया था वह है महाकोटि। इसे नाम दिया था महाकोटि अधिगम भी नाम दिया था इसने, और इसको बोलते हैं महाकोटि आत्मसात्करण। महाकोटि आत्मसात्करण या महाकोटि अधिगम क्या होता है? तो जब व्यक्ति में बहुत सारे संप्रत्यय विकसित हो जाते हैं, तो उन संप्रत्यय के आधार पर उस बालक में विभेदन की क्षमता आ जाती है। और जब बालक में विभेदन की क्षमता आ जाती है तो इसको बोलते हैं अवबोधात्मक क्षमता। अवबोधात्मक क्षमता, यही अवबोधात्मक क्षमता है, वह तुलना करने का भी कार्य करती है। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ शेर, शेर के बाद लिख दूँ मैं चीता, चीता के बाद मैं लिख दूँ सियार, और सियार के साथ मैं लिख दूँ हाथी। इतने शब्द लिखने के बाद एक बालक है वह इनको ध्यान से देखता है, और ध्यान से देखने के बाद एक निर्णय निकालता है कि इसमें प्रथम तीन है, शेर, चीता और सियार, यह तीनों जानवर है वह मांसाहारी है। जबकि हाथी की बात करें तो हाथी है वह शाकाहारी है। तो इस प्रकार से वह विभेदन करना सीख लेता है इन तीनों में और हाथी में। तो यह कहलाता है महाकोटि अधिगम। तो ये आशुबेल का सिद्धांत था। आशुबेल का सिद्धांत है, उसमें अधिगम के 4 प्रकार पूछे जाते हैं,
और आत्मसातकरण के भी 4 प्रकार पूछे जाते हैं। और यह सिद्धांत है वह कहीं न कहीं जीन पियाजे की थ्योरी पर आधारित था। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सिद्धांत है, उसकी पूरी 50 मिनट की एक क्लास होगी, इसलिए आज इसको नहीं ले रहे हैं। लास्ट में पियाजे और ब्रूनर को ही लेंगे अपन। इसके बाद अगला सिद्धांत आता है जो आज का लास्ट है। वह अगला सिद्धांत है वो कई सारे गाइड्स में नहीं दिया हुआ है, फिर भी आपको याद रखना है। यह एक अलग ही प्रकार है अधिगम के सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत। सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत ये क्लास में नहीं पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ थोड़ा समझ लें। सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत, अधिगम के सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत वैसे ही सिद्धांत हैं जैसे कि व्यवहारवादी थे या संज्ञानवादी थे, अलग एक क्राइटेरिया है। अब इसका मतलब क्या होता है, सूचना प्रक्रियाकरण क्या होता है, तो इसको समझने के लिए देखें। आप जब कोई सीखते हैं तो वह पहले तो सूचना होती है, लेकिन इस सूचना के बारे में आप अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके या तो मंथन करेंगे, इस सूचना के बारे में आप विश्लेषण करेंगे, हो सकता है इस सूचना के बारे में आप अनुभव करें बहुत सारे, या इस सूचना के बारे में आप कोई न कोई अनुमान लगाएं। ये 4 चीज़ें हैं। सूचना क्या होती है, सूचना और ज्ञान में बहुत अंतर होता है, वो समझ लें। सूचना ये प्रारंभिक स्थिति है, इस सूचना के बारे में आपने मंथन किया, विश्लेषण किया, अनुभव किया, आपने अनुमान लगाया और आपने एक पूरी प्रक्रिया कर दी। मतलब एक पूरी प्रक्रिया, किसी सूचना को समझने के लिए पूरी प्रक्रिया कर दी। सूचना को समझना और इसकी प्रक्रिया द्वारा आपने इस सूचना को किस में परिवर्तित कर दिया, ज्ञान में परिवर्तित कर दिया। तो ये पूरा पूरा हो गया सूचना प्रक्रियाकरण अधिगम सिद्धांत। किसी सूचना को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा, विभिन्न प्रक्रियाएं कौन सी हुई, मंथन, विश्लेषण, अनुभव और अनुमान, ये 4 ही बताई गई है इसमें, 1 2 3 4। इन 4 प्रक्रियाओं द्वारा सूचना को अगर आप ज्ञान में परिवर्तित कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं वह सूचना प्रक्रियाकरण के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। यह आपके लिए बन जाएगा इनपुट। यह प्रोसेसिंग हो जाएगा, प्रोसेस, और ज्ञान जो निर्मित होता है वो आपका हो गया आउटपुट। मतलब इंफॉर्मेशन की इनपुट, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, और नवीन ज्ञान है वह कहीं न कहीं आउटपुट के रूप में बाहर आता है। तो ये अधिगम के सूचना प्रक्रियाकरण के सिद्धांत हो गए। इसमें एक सिद्धांत अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वह सिद्धांत अपन आज बात करेंगे सूचना प्रक्रिया सिद्धांत में, वह है त्रिचरणी, 3 स्टेप्स। ठीक है, त्रिचरणी सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत, त्रिचरणी सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत। फिर समझ लिए किसी गाइड में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक में भी नहीं है, लेकिन ये कई बार पूछा गया, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 3 चरण की बात की थी और इसको बोला जाता है शॉर्ट में, ऐसा पूछा गया था, 3 स्टेप इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी, TSIPT इस नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रतिपादन करने वाले, 3 चरणों का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इसका प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे ऑटकिंसन एंड शिफ्रिन। ऑटकिंसन, और ऑटकिंसन के बाद दूसरा आता है शिफ्रिन। त्रिचरणीय सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत ऑटकिंसन एवं शिफ्रिन ने दिया। यह सिद्धांत क्या कहते हैं वो समझें कि जब व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक होता है, उस उद्दीपक के प्रति क्रिया करने में एक व्यक्ति है, वह 3 मानसिक चरण हैं, उन 3 मानसिक चरण से गुजरता है। वो 3 मानसिक चरण क्या है उसकी बात करेंगे हम। सबसे पहला है उद्दीपक आपके सामने आया, अब आपको उसकी बात करनी है, उसको समझना है कि नहीं समझना है, उसके प्रति प्रक्रिया करनी है कि नहीं करनी है। तो आपके लिए उद्दीपक की प्रकृति ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब ये 3 चरण कौन से हैं, तो सबसे पहला है इंद्रिया, यानी कि इंद्रिया हो गई, इंद्रियानुकूल पहला चरण, इंद्रियानुकूल पंजीकरण स्तर।
ये हिंदी में नाम बहुत टिपिकल है, इसलिए आपको हिंदी में ही याद रखने हैं। इंद्रियानुकूल पंजीकरण स्तर, यहाँ शब्द लिखा हुआ है इंद्रिया, इंद्रिया शब्द लिखा है, इसका मतलब एक व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक है, उसके प्रति इंद्रियों द्वारा अंतःक्रिया, इंद्रियों द्वारा अंतःक्रिया, इंद्रियों द्वारा अंतःक्रिया करना ही इंद्रियानुकूल पंजीकरण स्तर कहलाता है। अब पंजीकरण का मतलब क्या है? यह स्तर है वो केवल 3 से 5 सेकंड तक ही मानसिक प्रक्रिया में रहता है। मतलब इंद्रियानुकूल पंजीकरण स्तर का समय अंतराल कितना होता है? 3 से 5 सेकंड। इसको ऐसे समझें कि आप कार चला रहे हैं, आप किसी कार को चला रहे हैं और आपके पास में कोई बैठा हुआ है, वह आपसे बात कर रहा है। अब आप उस बात पे किस तरह से समझ सकते हैं? तो दो तरीके से, या तो आप क्या निर्णय लेंगे, उस बात को सुनने के बाद आप क्या निर्णय लेंगे, तो आप दो प्रकार के निर्णय ले सकते हैं। सूचना अनुपयोगी है, आपने जो सुन रहा है उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं है, यानी कि सूचना अनुपयोगी है, अनुपयोगी है। या फिर कह सकते हैं सूचना जो आप सुन रहे हैं, उद्दीपक जो सुन रहे हैं, वह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ये महत्वपूर्ण नहीं है तो इसे आप तुरंत क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। आप किसी के बारे में बात सुनते हैं तो हो सकता है इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, इसका मतलब हो गया आपका निर्णय है सूचना अनुपयोगी है या महत्वपूर्ण नहीं है, इसको सुनने की आवश्यकता नहीं है। या दूसरा निर्णय क्या ले सकते हैं? ध्यान देने की आवश्यकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ध्यान देने की आवश्यकता है तो आपने ध्यान दिया, तो ध्यान देने के बाद डेफिनेटली आप शॉर्ट में कोई क्या करेंगे? वांछित अनुक्रिया देंगे। अगर ध्यान देने योग्य बात है तो वांछित अनुक्रिया देंगे और आप उस क्रिया को करेंगे। दो ही हैं, या तो निर्णय लेंगे महत्वपूर्ण नहीं है, या फिर महत्वपूर्ण है तो आप ध्यान देंगे। अब देखें, यह है तो कहीं न कहीं ये आपकी स्मृति से संबंधित नहीं है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है तो यह आपकी स्मृति में चली जाएगी। अब ये स्मृति अल्पकालीन भी हो सकती है, दीर्घकालीन भी हो सकती है। थोड़ा ध्यान देने की बात है तो अल्पकालीन स्मृति में चली जाएगी, और ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है तो दीर्घकालीन स्मृति में चली जाएगी। उसी को आगे बढ़ाएंगे अपन। दूसरा स्तर, वही पहला तो हो गया इंद्रियानुकूल पंजीकरण स्तर, अब बोलते हैं दूसरा अल्पकालिक, अल्पकालिक स्मृति स्तर। अब मान लीजिए कोई ऐसा उद्दीपक है या ऐसी कोई विषय वस्तु है जिस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वह अल्पकालिक स्मृति स्तर में चली जाती है, और इसका जो समयावधि होती है वो लगभग 20 सेकंड तक होती है अपने मस्तिष्क में। अब यह इंद्रियों द्वारा संभव नहीं है, यह मस्तिष्क के द्वारा संभव है। तो अल्पकालिक स्मृति स्तर है वो किस पर आधारित होता है? यह स्मृति पर आधारित होता है, स्मृति पर आधारित। दूसरा, सूचना को विभिन्न उपभागों में विभाजित करना, सूचना को विभिन्न उपभागों में विभाजित करना, यह काम भी अल्पकालिक स्मृति स्तरीय करता है। जैसे कि आपको किसी ने पूरी बात सुनाई, लेकिन आपको इतना अंश वो लगा कि इस पर ध्यान देने योग्य बात है, तो ये तो आपने स्मृति से बाहर निकाल दिया, लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है तो ये आपकी अल्पकालिक स्मृति में चली जाएगी। मतलब सूचनाएं उसके बहुत सारे भाग कर दिए, उसमें जो काम की सूचना है उसको आपने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। अब तीसरी बात है, अल्पकालिक स्मृति स्तर है, उसको बार बार अगर अभ्यास किया जाए, इसका बार बार अभ्यास किया जाए या फिर उसकी बार बार पुनरावृत्ति की जाए, यही बात आपके दिमाग में बार बार आती जाए, तो यह आपको बैठने भी नहीं देगी। एकदम ध्यान रखें, इसकी पुनरावृत्ति और अभ्यास के द्वारा व्यक्ति हमेशा स्वचालन की स्थिति में आ जाता है, मतलब वह क्रिया अब ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ये हो गया अल्पकालिक स्मृति स्तर। और तीसरा स्तर आता है इसका, वो है दीर्घकालीन स्मृति स्तर, दीर्घकालीन स्मृति स्तर। अब इसका समय है वह अनिश्चित होता है, जब तक आप इसको चाहें सूचनाओं को लंबे समय तक, सूचनाओं को लंबे समय तक धारण करना। तो लंबे समय तक धारण करने की प्रक्रिया है वह कहीं न कहीं क्या होती है? दीर्घकालीन स्मृति स्तर। तो ये हो गया आपका त्रिचरणीय सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत। और एक सिद्धांत और है लास्ट, वो है
कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य सिद्धांत। कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है उसके बारे में भी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। इसका प्रतिपादन किया था कार्ल रैनसम रोजर्स। पूरा नाम भी आपको याद रखना है, कार्ल रैनसम रोजर्स। सबसे पहले प्रतिपादन इन्होंने किया था। कार्ल रैनसम रोजर्स ने क्या कहा तो समझे। एक व्यक्ति अधिगम करता है मतलब सीखता है, तो सीखने के लिए दो प्रकार के अधिगम की बात की थी। एक तो होता है संज्ञानात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम होता है, और दूसरा होता है अनुभवजन्य अधिगम। अब इसने दिया अनुभवजन्य, लेकिन इसके लिए बात भी ज़रूर की थी अनुभवजन्य और संज्ञानात्मक। खास बात क्या है उसमें समझे। आपने जो ज्ञान सीखा वह हो गया संज्ञानात्मक, और इसी ज्ञान को आप प्रयोग में ला रहे हैं, अपने ज्ञान को उपयोग में लाना, ये हो गया अनुभवजन्य अधिगम। मतलब प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाना, या फिर कह सकते हैं प्राप्त ज्ञान को उपयोग में लाना। आप प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में ले रहे हैं या प्राप्त ज्ञान को उपयोग में ले रहे हैं, तो यही कहलाता है अनुभवजन्य अधिगम। जैसे कि यहाँ पे आप एक कार की मरम्मत करने की थ्योरी पढ़ रहे हैं, कार कैसे ठीक की जाए, तो ये थ्योरी पढ़ रहे हैं जब तक, तब तक वह कहलाएगा संज्ञानात्मक ज्ञान या अधिगम कहलाएगा। लेकिन आप वास्तव में कार ठीक कर रहे हैं, इस ज्ञान को उपयोग में लाकर आप कार ठीक कर रहे हैं, तो यह कहलाएगा अनुभवजन्य अधिगम। और उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि इस प्रकार का अनुभवजन्य अधिगम है वह किस पर निर्भर करता है, तो जो एक अधिगम करता है उसकी रुचि, और दूसरा है उसकी मानसिक तत्परता पर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत है वो बालक की रुचि और बालक की तत्परता पर निर्भर करता है। आज इतने ही सिद्धांत की बात करेंगे, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।